वेलकम गाइस, मैं हूं प्रिंस। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल द न्यूज़ टूल पर। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूं 10 ऐसे रहस्यमय इंसान के बारे में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप चौंक जाएंगे। तो गाइस, मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें और ध्यान से देखें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो जब भी लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस, लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है कि हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहें। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 10 पर आता है मुंशी चौखानी, जो कि एक महाशय रूप में जाना जाता है। और महाशय चौखानी एक गुमनाम और रहस्यमय यहूदी शिक्षक का उपनाम है, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और एमियल लेविनेस और एली विसेल सहित कई उच्चमान छात्रों को पढ़ाया था। चौखानी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके वजह से उनका नाम भी उसी में शामिल है। उनके मूल और पूरे जीवन के इतिहास को एक गुप्त रूप में संग्रहित करके रखा गया था, और मोंटेविडियो और उरुग्वे के उनकी मौत के बाद उनका गुरुत्व पढ़ा गया। धन्य स्मृति के बुद्धिमान रब्बी चौखानी उनके जन्म और उनके जीवन को रहस्य में बंद कर दिया था, और पाठ एली विसेल द्वारा लिखा गया था, जिसने गुरुत्वाकर्षण के लिए भी भुगतान किया था। चौखानी द्वारा स्वयं काम का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने छात्रों के माध्यम से एक बहुत ही मजबूत बौद्धिक विरासत छोड़ दी। चौखानी एक आवार की तरह कपड़े पहने हुए थे, लेकिन विज्ञान, गणित, दर्शन और विशेष रूप से तालमुद सहित मानव ज्ञान के विशाल क्षेत्रों के एक मास्टर थे। और उनके जीवन के अधिकांश विवरण जो ज्ञात है उनके छात्रों के लेखन और साक्षात्कार का आते हैं, और उनका मौत सन 1968 में हो गया था। और नंबर 9 पर आता है एक ऐसा रहस्यमय इंसान जिसका नाम था द पोइटोस्टर। और द पोइटोस्टर एक रहस्यमय व्यक्ति को दिया जाने वाला उपनाम है, जो हर साल अपनी कब्र पर जाकर पो को वार्षिक श्रद्धांजलि देता है। और अजीब परंपरा 1949 में शुरू हुई। एक सदी में पो की मृत्यु के बाद और एक लेखक के जन्मदिन 19 जनवरी पर साल होता है। और विकिपीडिया के अनुसार उस दिन सुबह के शुरुआती घंटों में एक काले पहने हुए व्यक्ति, जो नर होने का अनुमान लगाता था, के एक साथ चांदी इतला दे दी गई थी। कैंटीन बाल्टीमोर मेरीलैंड के वेस्टमिंस्टर हॉल और दफन ग्राउंड में प्रवेश करती है। व्यक्ति पोए की कब्र पर आगे बढ़ता है, जहां एक कॉन्गन टोस्ट उठता है, और विदा होने से पहले टोस्टर कब्र पर 3 लाल गुलाब और कंगन की एक आधा बोतल छोड़ देता है। टोस्टर एक काली टोपी और कोट पहनता है और एक हुड या स्क्रार्फ के साथ अपना चेहरा छिपाता है। इस घटना को देखने के लिए संवाददाता और प्रकाशकों के समूह अक्सर हाथ में है। टोस्टर के साथ हस्तक्षेप करना या फिर उसे बेपर्दा करने की कोशिश अब तक नहीं की गई। परंपरा के लिए सम्मान की सबसे अधिक संभावना है, और इसलिए ये व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय रूप में जाना जाता है, और इसका नाम भी द पोइटोस्टर, द महान रहस्यमय नाम से नामित किया गया है। और नंबर 8 पर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम था द बाबुस्का लेडी। और 1963 में जॉन एन एफ कैनेडी की हत्या के फिल्म फुटेज की विश्लेषण के दौरान एक रहस्यमय महिला को देखा गया। उसने एक भूरे रंग का ओवरकोट पहना हुआ था, और उसके सिर पर एक दुपट्टा था। और दुपट्टा उसके नाम के कारण है, क्योंकि इसी रूसी दादी के समान शैली में पहना था, जिसे बाबुस्का भी कहा जाता है। महिला अपने चेहरे के सामने कुछ कपड़े हुए दिखाई दी, जिसे कैमरा माना जाता है। वह घटनास्थल की कई तस्वीरों में दिखाई देती है। शूटिंग के बाद भी जब ज़्यादातर लोग इस क्षेत्र से भाग गए थे, तब भी वह जगह पर रही और फिल्म करना जारी रखा। कुछ ही समय बाद वह पूर्व की और एल्म स्ट्रीट की ओर जाती हुई दिखाई देती है। FBI के पारंपरिक रूप से अनुरोध किया कि महिला आगे आए तो उन्हें फुटेज दिया जाए, और उसने शूट किया था, लेकिन उसने कभी भी फुटेज नहीं दिया। और 1970 में बेवर्ली ओलिवर के नाम की एक महिला ने आगे आकर बाबुस्का महिला होने का दावा किया। हालांकि उनकी कहानी में कोई विसंगतियां हैं। उसे आमतौर पर धोखेबाज माना जाता है। आज तक कोई नहीं जानता कि बाबुस्का महिला कौन है या वह क्या कर रही थी।
अधिक असामान्य उसके सबूत पेश करने के लिए आगे आने इससे इनकार कर दिया। इसके वजह से आज तक उसका कोई भी इन सबूत नहीं मिल पाया है, जिसके वजह से वो एक रहस्यमय इंसान बनकर रह गया है। और नंबर 7 पर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम था कास्पर हाउसर और 26 मई 1828 को जर्मनी के न्यूरबर्ग की गलियों में एक किशोर लड़का दिखाई दिया। उन्होंने अपने साथ एक पत्र रखा जिसे 6वीं घुड़सवार रेजिस्टमेंट एक कप्तान को संबोधित किया गया था। और अनाप लेखक ने कहा कि लड़के को 7 अक्टूबर 1812 को एक शिशु के रूप में उसकी हिरासत में दे दिया गया था और उसने कभी भी मेरे घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकलने दिया। अब लड़का एक आश्चर्य बनना चाहता है, इस प्रकार कप्तान को उसे ले जाने की चाहिए या फिर उसे फांसी देना चाहिए। और हाउसर ने दावा किया कि उसके पास जब तक वो वापस सोच नहीं सकता तब तक वो अपनी ज़िंदगी एक अंधेरे में बिताएगा। और सोने के लिए एक बिस्तर और खेलने के लिए एक लकड़ी का घोड़ा। हाउसर ने दावा किया कि वो एक पहले इंसान के साथ संपर्क में था। वह एक रहस्यमय व्यक्ति था जो अपनी रिहाई में बहुत पहले उसने मिलने गया था। हमेशा इस बात का बहुत ख्याल रखता कि वो अपना चेहरा उसके सामने कभी भी प्रकट ना करे। और समकालीन अब्बा के अनुसार संभवतः 1829 की शुरुआत में कास्पर हाउसर बेडन का वंशानुगत राजकुमार था जो 29 सितंबर 1812 को पैदा हुआ था और 1 महीने के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई थी। यह दावा किया गया था कि इस राजकुमार को एक मरते हुए बच्चे के साथ बंद कर दिया गया था और वास्तव में 16 साल के बाद कास्पर हाउसर के रूप में न्यूरबर्ग में दिखाई दिया था। और हाउसर की छाती में चाकू के जख्म मिलने के बाद मौत हो गई जो संभवतः आत्मदाह था। उसने दावा की कि उसे आदमी ने चाकू मार दिया था जिसने उसे शिशु के रूप में रखा था। और 2002 में मुस्टर विश्वविद्यालय ने बोले और शरीर के कोशिकाओं के विश्लेषण बालों, ताले और कपड़े के सामान किया गया था जो कास्पर हाउसर के थे। और डीएनए के नमूने की तुलना स्टेफेनी डी बेहरिन की महिला लाइन में वंशज एस्ट्रेड बॉर्न मेडिंटर के डीएनए स्टेटमेंट के की गई थी जो अगर कास्पर हाउसर की मां होती तो अगर वह बेडन के वंशानुगत राजकुमार होते। और अनुक्रम समान नहीं थे, लेकिन देखा गया था विचलन रिश्ते को बाहर करने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि ये एक उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है। और नंबर 7 पर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम है पॉल केनेली। और पॉल केनेली ने 19वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी अल्केमिस्ट और लेखक का छद्म नाम है जिसकी पहचान अभी भी अज्ञात है। बहुत सारे रहस्य उसके जीवन और कार्यों के घेर लेते हैं जिससे वो एक सांस्कृतिक घटना का ब्रांड बन जाता है। अधिक असाधारण कहानियों में से एक यह बताता है कि उनके संप्रति शिष्य ने सफलतापूर्वक एक शिक्षक को उन्हें दिए गए थे और प्रोजेक्शन पाउडर की एक छोटी सी मात्रा को उपयोग के साथ सोने में 100 ग्राम शीशा बदल दिया। यह माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कागज पर अबहुर परमाणु हथियार की तकनीक के बारे में अपने ज्ञान के कारण पॉल केनेली के सक्रिय पीछा है। पॉल केनेली ने एक फ्रांसीसी परमाणु भौतिक विज्ञानी के साथ मुलाकात की और उन्होंने परमाणु हथियार की प्रौद्योगिकी के बारे में सटीक विवरण दिया और उन्होंने दावा किया कि परमाणु हथियार का उपयोग मानवता के खिलाफ लंबे समय से किया गया था। और केनेलिस्ट के अनुसार पॉल केनेली के साथ उनकी आखिरी मुठभेड़ 1953 में हुई थी जब वहां स्पेन गए थे और अपने पूर्व गुरु के साथ एक मुलाकात के लिए पहाड़ों में एक ऊंची पहाड़ी पर ले गए थे। और कैंसिलिएट अपने 80 के दशक में पॉल केनेली को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में जानता था, लेकिन अब मास्टर छोटा हो गया था। वह अपने 50 के दशक में एक आदमी था, पूर्ण मिलन संग्रहित था और पॉल केनेली का एक बार फिर गायब हो गया जहां उसके ठिकाने को कोई निशाना नहीं था। और इस समय पॉल केनेली 114 वर्ष का रहा होगा। तो ये था इस महान व्यक्ति का महारहस्य। और नंबर 5 पर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम है डीबी कूपर। और डीबी कूपर एक कुख्यात विमान उपकर्ता को दिखा गया एक छठे नाम था जिसने 24 नवंबर 1971 को $2100 करोड़ का फिरौती भुगतान प्राप्त करने के बाद
बोइंग 727 के पीछे छलांग लगाई क्योंकि ये प्रशांत नॉर्थ वेस्ट पर उड़ रहा था और दक्षिण कैस्केड के पर कहीं ऊपर के बाद से नहीं देखा गया और यह ज्ञात नहीं है कि वह कूद के बच गया या फिर नहीं। 1980 में एक 8 साल के लड़के को कोलंबिया नदी के तट पर धोखे से $20 बिल का $5800 मिला और सीरियल नंबर उन फिरौती के पैसों से मेल खाते थे जिन्हें बाद के कूपर को ट्रैक करना आसान बनाने के लिए लोड किया गया था। और एक बार फिर से ऐसा होने से रोकने के लिए कूपर ने विमान के डिजाइन को बारे में कड़े उपाय को जोड़ने के लिए एक पैराशूट प्रमुख विमान अधिकारियों के साथ पीछे के हवाई जहाज से कूदकर विमान से भाग गया। और इसके अलावा इस घटना के कारण पहली बार हवाई अड्डों पर मेटल डिटेक्टर लगाया गया। और नंबर 4 पर आता है एक ऐसा इंसान जिसका नाम है कॉम्प्ट जर्मन। और सेंट जर्मन की गिनती कथित तौर पर 27 फरवरी 1784 को मृत्यु हो गई और एक दरबारी साहस आपस के कारण शौकिया वैज्ञानिक वायलिन वादक और सक्रिय संगीतकार और एक रहस्यमय सज्जन थे। उन्होंने कीमिया के अभ्यास से जुड़े कुछ कौशल भी प्रदर्शित किए। उन्हें डेर वंडरमैन द वंडरमैन के नाम से भी जाना जाता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी और जो बिना निशान छोड़े गायब हो गया और 1745 में हॉरेस बाफलोन के उनके बारे में लिखा। उनकी मृत्यु के बाद से विभिन्न गुप्त संगठनों ने उन्हें एक आदर्श व्यक्ति का या एक शक्तिशाली देवता के रूप में अपनाया है और हाल के वर्षों में कई लोगों ने सेंट जर्मन की गिनती होने के बाद दावा किया है। और नंबर 3 पर आता है द मैन इन द आयरन मास्क। और आयरन मास्क की मृत्यु नवंबर 1703 में हो गया था। फ्रांस के राजा लुई XIV के शासनकाल के दौरान कई जिलों में बंदी था और आदमी की असली पहचान अज्ञात है क्योंकि किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, जो एक काले मखमल के मुखौटे से छिपा हुआ था। और कहानी का काल्पनिक रिटेलिंग मास्क को आयरन मास्क के रूप में संदर्भित करता है। यह कैदी का उल्लेख करने वाले पहले रिकॉर्ड 1669 से है, जब लुई XIV के मंत्री ने कैदी को पिंगर रोल जेल में गवर्नर के देखभाल में रखा था। और उनके साथ आए पत्र के अनुसार उस आदमी का नाम यूस्टास डोगर था और पत्र में राज्यपाल को कई दरवाजे के साथ एक सेल तैयार करने का निर्देश दिया गया था ताकि बाहर के लोगों को सुनने का रोक जा सके। कैदी से कहा गया था कि अगर वह अपनी तात्कालिक जरूरत के अलावा किसी से बात करता है तो उसे मार दिया जाएगा। और गवर्नर एकमात्र इंसान थे जो उसके नज़र रखने के लिए भेजा गया था और उसने उसे अपने दैनिक भोजन के साथ प्रदान किया। जब कैदी की मृत्यु हो गई तो उसका सारा सामान नष्ट हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कि वह कौन। नंबर 2 पर आते हैं एक ऐसा इंसान जिसका नाम है गिल पेरेज। गिल पेरेज एक स्पेनिश सैनिक थे जो 26 अक्टूबर 1593 को मेक्सिको सिटी में अचानक दिखाई दिए और उन्होंने फिलीपींस में डेल गवर्नर पेरेज की एक गार्ड की वर्दी पहन रखी थी और उसने दावा किया कि उसे पता नहीं है कि वो मेक्सिको सिटी में कैसे पहुंचे। और उन्होंने कहा कि वो खुद को वहां खोजने से पहले वो गवर्नर पेरेज मनीला में संतरी ड्यूटी पर थे। उसने उन्हें बताया कि गवर्नर की सिर पर हत्या कर दी गई थी और 2 महीने बाद जहाज से फिलीपींस के समाचार पहुंचे और उन्होंने ऐसी खबर चलाई जो इस बात की पुष्टि करती है कि गवर्नर को मार दिया गया था। और उन्होंने पेरेज की कहानी को अन्य पहलुओं को स्थापित किया और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुष्टि की कि पेरेज वास्तव के मेक्सिको पहुंचने से पहले मनीला ड्यूटी पर थे। और इसके अलावा जहाज पर मौजूद यात्रियों में से एक ने पेरेज को पहचान लिया और उसने शपथ ली कि उसने 23 अक्टूबर को फिलीपींस के देखा था। और पेरेज अंततः फिलीपींस लौट आए तो अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर दी जो उनकी मृत्यु तक असमान थी। और आप यहाँ गिल पेरेज से एक अधिक इन डेप्थ लेख पढ़ सकते हैं। और नंबर 1 पर आते हैं ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट। और ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट 2 बच्चे थे जो 12वीं शताब्दी में ब्रिटेन से संपर्क वुलपिट गांव में दिखाई दिए। बच्चे भाई बहन थे और उनकी हरे रंग की त्वचा थी और उनकी सभी क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति सामान्य थी। और उन्होंने एक अपरिचित भाषा बोली और बिन फली से बीज के अलावा कुछ भी खाने से
इनकार कर दिया और आखिरकार उनकी त्वचा ने अपना हरा रंग खो दिया। जब उन्होंने अंग्रेजी सीखी तो उन्होंने बताया कि वो एस्टी लैंड ऑफ स्टेट मार्टिन से थे, और जो कि एक अंधेरी जगह है क्योंकि सूरज कभी क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता था। और उनके दावा किया कि वो एक पिता के झूठ को झुका रहे थे और प्रकाश की एक नदी के अनुसरण किया। जब उन्होंने घाटियों की आवाज़ सुनी, खुद को बुलपिट में पाया। बच्चों की उत्पत्ति के लिए एक प्रस्तावित कुछ अधिक असामान्य सिद्धांत यह है कि ये हेलो अर्थ बच्चे समांतर आयाम वाले बच्चे या एक्स्ट्राटेरियल बच्चे थे। ये थे 10 रहस्यमय इंसान। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और गाइस लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से हमें मोटिवेशन बना रहता है कि हम इस टाइप के वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।